हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 22 अप्रैल 2025 को होगा। और इसके जो सिलेबस में है कि 50 नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, 100 टेक्निकल पूछा जाता है। और 50 नॉन टेक्निकल में 15 क्वेश्चन जो होता है ये साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से होता है दोनों। तो केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था, हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज़ मैंने करके डाल दिया है इस चैनल के में। जाइएगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें। और बाकी अभी फिजिक्स का शुरू किया है, तो उसका 2 चैप्टर हो चुका है, आज ये तीसरा चैप्टर करने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो और इसके बाद एक और टॉपिक होता है इसमें, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। उससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी मैंने कर दिया है। उसमें 4 या 5 चैप्टर था, तो हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज करके डाल दिया है। तो आप लोग देखिएगा उन सारे वीडियोस को। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सारे लिंक भी मेंशन कर दूंगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन का नियम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन्स ने। किसने दिया था? न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ सन, अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिस्पेक्टिवली कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड आर, तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द सन्स ग्रेविटी ऑन अर्थ फॉर 1 रिवॉल्यूशन राउंड द सन। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब जो अर्थ एक रिवॉल्यूशन लेगा सन के, तो उसमें कितना वर्क डन हो जाएगा सन के द्वारा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यूज़ होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब 1 रिवॉल्यूशन ले लेगा, जब ये सन के राउंड, अगर यहाँ सन है और ये अर्थ यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहीं पे आके वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इसका वर्क डन भी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो भी उपग्रह वगैरह छोड़ा जाता है धरती से, तो इसका पूछ रहा है कि एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, इसका रिवॉल्यूशन का एक पीरियड क्या होता है? तो इसका पीरियड भी सेम होता है 24 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। जी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जी का, तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कैपिटल जी का वैल्यू। और कैपिटल जी क्या होता है? तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। बोल रहा है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का जो मास है वो इंक्रीज कर दिया जाता है बाय 5 टाइम्स। तो पूछ रहा है कि व्हाट फैक्टर वुड बी द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। बोला कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है 5 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो वो जो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के एक मास अपना किस तरह से वो अपना मास चेंज कर लेगा ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसका फार्मूला क्या होता है फोर्स का? इसमें जो फोर्स का फार्मूला होता है ये होता है F इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें जब ये पहले ये बोला गया है कि ये बढ़ा दिया गया 5 टाइम से, तो 5 टाइम से अगर बढ़ जाएगा तो ये स्क्वायर होकर नीचे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो उसी में पूछ रहा है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऑब्जेक्ट में मास में कोई एक ऑब्जेक्ट वो अपना मास किस तरह से चेंज कर ले ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये 25 गुना अगर कर लेगा तो ये 25 यहाँ कट के ख़त्म हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय 25 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it is easier to carry 2 bucket of water in one hand each than to carry only one in one hand because। बोल रहा है कि अगर हम लोग अगर एक बाल्टी में पानी लेके जाते हैं एक हाथ में, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, और आसान कौन सा होता है? आसान होता है कि दोनों हाथ में एक एक बाल्टी हो। क्यों?
इसका रीज़न ये होता है कि इसका रीज़न ये होता है, सेंटर जो होता है ग्रेविटी का और सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वो दोनों कहाँ पे फॉल करता है, तो ये करता है पैरों के बीच, ठीक है, वो पैर का जो नीचे होता है फीट, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उस जगह पे, तो इसीलिए ये आसान होता है कि दोनों हाथ में एक एक बाल्टी हो। द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम, जो जी होता है ग्रेविटेशन, ये इसका वैल्यू मिनिमम होता है, कहाँ पे होता है, तो इसका वैल्यू जो मिनिमम होता है ये होता है इक्वेटर पे, कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। और इसी में पूछा जाए कि मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम जो होगा यहाँ पोल पे, कहाँ पे होगा, पोल पे, ये होगा मैक्सिमम। और जीरो होता है, जीरो होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है यहाँ पे जीरो। अब अगला क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन का दो बॉडी के बीच, वो डिपेंड किस पे नहीं करता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या है देखिए, डिपेंड किस पे कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देयर सेपरेशन, सेपरेशन मतलब ये हो गया जो आर, ये सेपरेशन हो गया, द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो ये होगा सम ऑफ देयर मासेस, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए फ्रॉम द सन टू प्लैनेट मूविंग अराउंड इट, मतलब सन से लेके जो एक प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, स्वीप्स ओवर ए फिक्स्ड एरिया इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज अकॉर्डिंग टू, तो ये जो केपलर्स है, केपलर्स लॉ, ये केपलर्स लॉ यही कहता है कि अगर, तो इसमें केपलर्स लॉ का एक तीन नियम होता है, ठीक है, तो केपलर्स लॉ का जो सेकंड नियम है, केपलर्स लॉ का सेकंड रूल, उसमें ये कहता है कि अगर इट स्टेट्स दैट एनी इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मास प्लेस्ड ऑन इट, बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच, और जो कि अर्थ के सरफेस पे ये रखा गया है, तो इसके बीच का पूछ रहा है कि क्या क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें जो फार्मूला यही वाला लगाएंगे, जी एफ इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा जो रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर से निकाला जाता है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो ये है इसका वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶, और यहाँ ये अर्थ का यहाँ पे मास लेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसका दिया गया है 2 kg, तो ये यूज़ कर लेंगे, और जो जी होता है कैपिटल जी कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 19.5 न्यूटन, 19.5 न्यूटन। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोल रहा है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ट्रू है, तो इसमें जो है ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये होता है केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और ये केपलर्स थर्ड लॉ कहता क्या है, तो ये कहता है कि द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, तो ये जो है टी है ये ऑर्बिटल पीरियड है, और आर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ए एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, जो एप्पल होता है वो पेड़ से नीचे गिर जाता है धरती पे, क्यों गिरता है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अर्थ और एप्पल के बीच, तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ F1 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल इन अर्थ, मतलब जो F1 है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो कि एप्पल लगा रहा है ये अपने तरफ से फोर्स अर्थ को, और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एप्पल VF, जो अर्थ जो लगा रहा है एप्पल पे वो हो गया F, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो दोनों का बीच का रिलेशन यही होगा कि दोनों बराबर होगा, ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2। अब अगला क्वेश्चन, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 kg ऑफ शुगर, अगर कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो बोला कि कहाँ पे ख़रीदने से थोड़ा फ़ायदा होगा, तो दिया गया ऑप्शन है कि एट पोल, एट इक्वेटर,
एट 45 लेटीट्यूड डिग्री और 40 डिग्री लेटीट्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटर पे जो होता है जी का वैल्यू, जो जी होता है ग्रेविटेशनल का वैल्यू, ये कम होता है, ठीक है, ये सबसे कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे खरीदेंगे तो एक होता है वेट डब्लू, एक होता है मास, और उस पर फोर्स जो लगेगा जी। तो अगर जी का वैल्यू कम होगा तो वेट का भी वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसीलिए वहीं पे खरीदेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जो एक मास होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं भी चले जाइए, मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स कहीं भी सब जगह सेम होगा। चांद पे चले जाइए, धरती पे रहिए, कहीं भी मास सेम होता है, बट वेट चेंज होता है। अगला है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है? तो ये होता है लीस्ट। कहाँ पे? तो इक्वेटर पे लीस्ट होता है, और पोल पे मैक्सिमम होता है, और सेंटर ऑफ द अर्थ जीरो होता है। बोल रहा है कि द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है ये इज हेल्ड टू द अर्थ बाय किसके कारण होता है? तो ये होता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। बोल रहा है कि जी का वैल्यू क्या होगा, जो ग्रेविटी होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी एट अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर पे किसी भी बॉडी का वेट क्या होगा? तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ पे जी जो होता है, जी का वैल्यू जीरो होता है। तो वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा? वेट इक्वल टू एम इंटू जी। तो एम तो जो रहेगा वही रहेगा, जी जीरो हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएगा आंसर। इफ़ एम इज़ द मास ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई भी एक बॉडी है जिसका कि मास है अर्थ पे एम ई, और बोल रहा है कि एम एम इज़ द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून, और वही सेम बॉडी का जो मास है मून पे उसका वैल्यू है एम एम। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था कि दो मास कहीं चेंज नहीं होता, मास हर जगह सेम होता है, तो एम इक्वल टू हो जाएगा एम एम। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ डब्ल्यू ई इज़ द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डब्ल्यू एम इज़ द वेट ऑफ सेम बॉडी ऑन द मून। तो बोल रहा है कि फिर क्या होगा दोनों में? तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ और मून का जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो मून का जो होता है ये 6 टाइम्स लेस होता है अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो भी वैल्यू, अगर यहाँ पे अर्थ पे किसी का वेट अगर 60 kg है, तो वहाँ पे जाके हो जाएगा उसका 10 kg, ठीक है, 10 kg हो जाएगा, वहाँ पे 6 गुना घट जाएगा। तो इसीलिए जो अर्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन सही हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 टाइम्स डब्ल्यू एम। इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर धरती घूमना बंद कर दे, द अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जी का वैल्यू होगा किसी जगह पे बढ़ जाएगा और किसी जगह पे सेम वैसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ए बुलेट is fired vertically upward with a velocity of 196 meter per second. What is the maximum height reached by the bullet? कोई अगर बंदूक से हम लोग बुलेट फायर करते हैं आसमान की तरफ, तो बोल रहा है कि उसका जो वेलोसिटी था ये था इनिशियली कितना था? 196 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड एज्यूम करना है। अब बताइए कि ये मैक्सिमम कितना दूर तक जाएगा ये बुलेट, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इसमें यूज़ करेंगे जो स्पीड का जो फार्मूला होता है, न्यूटन्स का जो स्पीड वाला फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -2gh, ठीक है। वहाँ पे होता है 2as, बट यहाँ पे gh होगा, और माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि जी वहाँ अर्थ के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे, और जो जी का वैल्यू होता है ये अर्थ के नीचे की तरफ जाता है, तो अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे माइनस में हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे सारा वैल्यू रख देंगे। वी का वैल्यू क्या रहेगा? वी का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जाके रुक जा रहा है बुलेट। यू का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 196, फिर -2g, जी का वैल्यू जो है 9.8 मानना है, और h निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1960 मीटर।
बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये होता है पास्कल, ठीक है। थ्रस्ट जो होता है ये सेम इसका होता है प्रेशर के। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट एरिया 4 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 200, एरिया क्या हो जाएगा 4 है दिया हुआ, तो इससे काट देंगे, 50 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, किसी भी लोहा का एक वस्तु है जो कि पानी में डुबा देते हैं, तो इट डिस्प्लेस्ड 8 kg ऑफ वाटर, वो वहाँ से 8 kg का पानी हट जाता है वहाँ से। तो बोल रहा है कि हाउ मच इज द बायोवेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उस लोहे पे, तो क्या लगेगा, फोर्स बराबर जो होता है m इंटू जी। एम का वैल्यू कितना है 8 kg, जी का वैल्यू जो होता है 9.8 होता है, बट यहाँ पे एज्यूम करेंगे, मतलब 9.8 करिए या फिर 10 कीजिए, तो 9.8 गुना 10 क्या हो जाएगा 80, तो इसका आंसर हो गया 80 न्यूटन। ए स्प्रिंग बैलेंस सेलिब्रेटेड इन द न्यूटन्स रीड, वो जो एक स्प्रिंग बैलेंस होता है वेट करने का, तो उसमें दिखा रहा है कि 19.6 न्यूटन, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए उसका मास क्या होगा, तो उसका मास क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू एम इंटू जी, एफ बराबर है 19.6, 19.6 है, इसको इसमें जी से भाग दे देंगे 9.8 से, ठीक है, 9.8 से भाग देंगे कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर हो गया 2 kg, ठीक है, 2 kg आंसर हो गया, बट यहाँ पे आंसर kg में कहीं नहीं है, ग्राम में है, तो इसका क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, बोल रहा है कि किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है दिए गए ऑप्शन में, तो इसमें होता है वाटर का सबसे ज़्यादा, ठीक है, वाटर का सबसे ज़्यादा आता है डेंसिटी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का क्या होता है रिलेशन, तो डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी को रो के लिखते हैं, डेंसिटी और क्या हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो डेंसिटी होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, ये वॉल्यूम के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सॉलिड ऑफ मास 600 ग्राम, एक सॉलिड है जिसका कि मास 600 ग्राम है, एंड हैज़ वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है कि डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो बराबर मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो एरिया का होता है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसी से 600 बटे 450 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कट के 0 0 कट गया, 15 से 4 बार में, 15 से 3 बार में, 4/3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाई डज ए डक फ्लॉट, बोल रहा है कि डक फ्लॉट क्यों करता है, तो डक जो है ये फ्लोट इसलिए कर पाता है, पानी पे कोई भी चीज़, कहीं भी कोई पानी हो या तेल हो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ पे कहीं कोई अगर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जिस पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, जिस पे फ्लोट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है, तो इसका आंसर भी वैसा ही कुछ होगा कि जो डक हैज स्मॉलर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है, डक हैज स्मॉलर डेंसिटी देन वाटर। अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लासिकल blood pressure measuring instrument in which doctor observes the rise and fall in of mercury, the hand air pump is attached to, जो हैंड एयर पंप होता है वो देखते होंगे कि मतलब हाथ में पहले एक लगा दिया जाता है फीता टाइप का, उसके बाद वो पंप किया जाता है, तो किससे अटैच होता है, ये होता है मैनोमीटर से, किससे होता है अटैच्ड, तो ये होता है मैनोमीटर। और जो ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन होता है उसको बोलते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्मो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज़ होली और पार्शियली इमर्स्ड इन फ्लूइड, अगर कोई बॉडी है जो कि किसी भी फ्लूइड में या तो आधा डूबा हुआ है या फिर पूरा डूबा हुआ है, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दिस इज नॉन एज, अगर कोई भी बॉडी पानी में डूबा हुआ है या फिर किसी भी फ्लूइड में डूबा हुआ है,
तो जितना जगह पे डूबा हुआ था, जितना पार्ट डूबा होता है, तो वहाँ पे उतना ही वेट का, वो जो फ्लूइड का ये जितना डिस्प्लेस हो गया, तो उसके वेट के बराबर का एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और अगला क्वेश्चन है जिसमें कि कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करना है। इसमें देखिए कॉलम 1 में क्या दिया गया है कि एक तरफ दिया गया है, पहला है वेट ऑफ बॉडी इज़ मैक्सिमम। वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर यहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया नहीं पोल वाला, तो वहाँ पे हो जाएगा पोल पे या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ का ही है। फिर उसके बाद क्या है दूसरा? वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है? तो ये विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ से जितना ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो उस बॉडी का जो वेट होगा ये घटेगा। अब आगे दो पॉइंट है जो कि जो है वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज कब करता है? तो व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम नल पॉइंट टुवार्ड्स मून। ठीक है, और आखिरी है वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। जीरो कहाँ पे होता है किसी भी बॉडी का? तो ये होता है नल पॉइंट, मतलब कि जो अर्थ पे अगर देखेंगे तो जो अर्थ का सेंटर है वहाँ पे इसका किसी भी बॉडी का वेट जो होता है ये जीरो हो जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अभी 7 चैप्टर और है, वो भी 1-2 दिन में कर देंगे। 22 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे पहले सारा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा हर एक वीडियो को, एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा।